Hi guys, my name is Bharat and welcome to फाउंडेशन क्लास 10th कोर्स। तो इस फाउंडेशन के कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स जो कि YouTube और हमारी ऐप टेस्ट प्रेप दोनों पर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपको जितने भी डेली प्रैक्टिस पेपर मॉक टेस्ट वगैरह हम लोग दे सकते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। और ये प्रैक्टिस पेपर वगैरह क्योंकि YouTube पर ये अवेलेबल नहीं हो सकते, इसलिए ये हमारी ऐप टेस्ट प्रेप पर अवेलेबल हैं। तो वहाँ से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। चाहे आप CBSE बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, MP बोर्ड से हैं या किसी भी और बोर्ड से हैं, ये फाउंडेशन कोर्स आपके लिए बना है। तो इस फाउंडेशन कोर्स में हम लोग बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से चीज़ें स्टार्ट करेंगे और जितने भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं उनके साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वीडियो को। तो गाइस, आज लेक्चर 3 है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का, और आज हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पहले भी लास्ट लेक्चर में भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है और कौन से मेटल हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, कौन से मेटल हैं जो नहीं करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेसिस पर वो बता सकते हैं। और उससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और इंडिकेटर का यूज़ करके हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कहाँ पर सॉल्यूशन एसिडिक है, कहाँ पर सॉल्यूशन बेसिक है। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी बातें कर ली हैं। आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला सब टॉपिक जो है वो ये है कि हाउ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो मेटल के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट ये एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आज हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको जानना ज़रूरी है भाई कि कार्बोनेट क्या होते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। तो भाई दो ग्रुप होते हैं यहाँ पर, दो एनायन होते हैं यहाँ पर। एक तो होता है CO3 2-, पूरे एनायन पर दो माइनस का या दो नेगेटिव का चार्ज होता है और इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनेट। दूसरी तरफ अपने पास होता है HCO3-, इसको अपन लोग नाम देते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा जी, जहां पर भी किसी मेटल के साथ ये वाला ग्रुप जुड़ा होगा CO3 2-, तो वो तो बन जाएगा मेटल कार्बोनेट, और जहां पर मेटल के साथ HCO3- जुड़ा होगा वो बन जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं कार्बोनेट का। Na2CO3, नाम क्या बनेगा इसका भाई? सोडियम कार्बोनेट। क्यों? सिंपल सी बात है भाई कि सोडियम के साथ कार्बोनेट ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाम बन गया इसका सोडियम कार्बोनेट। एक और कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले लो, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। एक और एग्जाम्पल ले लो CaCO3, ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ओके जी, तो ये होते हैं कार्बोनेट्स। अच्छा, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहां पर ले लेते हैं NaHCO3, इसका एक रिएक्शन भी है, तो वो भी देखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट कह लेते हैं, कई बार हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लेते हैं, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। तो NaHCO3, तो ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसको कई बार बाइकार्बोनेट भी कह लेते हैं, याद रखेंगे आप लोग। तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसको कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात है। अच्छा, तो अब जो NCERT है उसमें ये जो पार्ट है ना, ये दे रखा है एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। अब भाई एक्सपेरिमेंट हर कोई अपने स्कूल लेबोरेटरी में नहीं कर सकता है, पर हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर होता क्या है।
तो भाई एक फ्लास्क के अंदर यहां पर एक नहीं, आप 2-3 फ्लास्क ले लो, ठीक है। एक के अंदर डाल लो आप, चलिए ये वाला ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, और एक के अंदर डाल लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सबके घर में मिल ही जाएगा, क्यों? क्योंकि ये होता है खाने वाला सोडा। मम्मी जब छोले वगैरह बनाती हैं तो उनको अच्छे से गलाने के लिए ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं। अच्छा, और जब पकौड़े बनाते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ करते हैं। कैसे कि जो पकौड़े होते हैं ना, वो इसको डालने से थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। कैसे बनते हैं कि भाई अगर एक पकौड़ा है, ठीक है, उसको तलो तो क्या होगी, उसकी सरफेस कुछ इस टाइप की होगी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या करता है, इसी सरफेस को थोड़ा सा इस टाइप से बना देता है और सरफेस के एरिया को, इसकी जो सतह है जो तली जाने वाली है, जो क्रिस्पी होनी है, उसको बढ़ा देता है। तो पकौड़े जो होते हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अभी देखेंगे कैसे, रिएक्शन जब समझ में आएगा ना, रिएक्शन को जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कैसे हो जाता है। अच्छा, तो एक बीकर के अंदर, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपने रखा है सोडियम कार्बोनेट, और इसके अंदर थोड़ा सा डाल देते हैं HCl। ओके, तो जब ये HCl इसके अंदर जाएगा तो होगा क्या कि भाई ये वाला जो सोडियम है इस वाले कार्बोनेट को छोड़ देगा, और इधर जो एसिड के अंदर का एनायन होगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा, पिछली क्लास में बताया था एसिड के अंदर एक तो होता है H+ या प्रोटॉन, और एक होता है एनायन वाला पार्ट। तो ये सोडियम एनायन वाले पार्ट को पकड़ लेगा, तो होगा क्या भाई, मेटल यानी कि सोडियम, नॉन मेटल यानी कि क्लोराइड। तो ये बन गया अपना NaCl, खाने वाला जो सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो यहां पर बन गया। और क्या बनता है कि भाई ये जो CO3 है ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकलती है, वहां पर बुलबुले छोटे छोटे निकलने लगते हैं। इसके केस में ज़्यादा तेज़ निकलेंगे बुलबुले, और जब इसके केस में देखोगे ना, बाइकार्बोनेट के केस में, तो थोड़ा धीरे निकलते हैं। और साथ ही साथ क्या बनता है, यहाँ पर वाटर बनता है। एक्चुअली में यहाँ पर 2 यूज़ होते हैं और ये 2 NaCl बनते हैं, अगर इक्वेशन को बैलेंस करके आप लिखना चाहें तब। तो Na2CO3 HCl के साथ रिएक्शन करवाता है और बनाता है NaCl, और CO2 गैस की फॉर्म में निकलता है, CO2 और H2। तो ये होता है रिएक्शन। अच्छा, इसकी जगह, क्योंकि ये तो NCERT में भी दिया हुआ है, नया क्या कर रहे हैं हम, तो दूसरे वाले भी ले लेते हैं भाई, K2CO3, ठीक है, ये ले लिया और इसका रिएक्शन करवा दिया। अब की बार HCl के साथ ही करवा लो आप, तो ये रहा। अब ये मेटल, ये नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल जब मिल के कोई कंपाउंड बनाते हैं तो ज़्यादातर सॉल्ट ही होता है। तो यहाँ पर भी 2 HCl यूज़ होंगे, तो मेटल, नॉन मेटल क्या है, क्लोराइड, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होंगे। तो इस रिएक्शन को हम लोग सिंपली ये कह के लिख सकते हैं कि जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या होता है भाई, एक तो बनता है सॉल्ट, यहां से यहां पे सोडियम क्लोराइड बना, नीचे पोटेशियम क्लोराइड बना, तो यहां पर बनता है भाई सॉल्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, CO2 गैसेस की फॉर्म में होती है, और H2O लिक्विड की फॉर्म में बनता है। तो ये होता है भाई जनरल रिएक्शन। जब भी एक मेटल के कार्बोनेट का आप रिएक्शन करवाओगे एसिड के साथ, तो वो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एफरवेसेंस होती है। तो एक वर्ड है एफरवेसेंस, ये NCERT में दिया हुआ है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार वर्ड इतना बड़ा है। तो एफरवेसेंस का मतलब कुछ नहीं होता है, ये होता है कि जहां पर भी छोटे छोटे बुलबुले या गैस रिलीज हो रही होती है, ठीक है, तो वहां पे बुलबुले देखने को मिलते हैं, और उसी को अपन लोग एफरवेसेंस कहते हैं। तो यहां पर इस रिएक्शन में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अच्छा जी,
अब ये दूसरा देख लेते हैं, कार्बोनेट वाला तो केस देख लिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला देख लेते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब आप HCl के साथ करवाओगे तो यहां पर भी सेम सा ही रिएक्शन होगा। ये जो मेटल है, ये मेटल इस नॉन मेटल को पकड़ लेगा और मेटल नॉन मेटल बनाते हैं सॉल्ट, तो यहां पे अगेन NaCl बन जाएगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और H2O वाटर बनेगा। ये लिक्विड होगा और ये गैस की फॉर्म में होगा। तो यहां पर इस रिएक्शन को भी हम लोग लिख सकते हैं कि मेटल बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करता है भाई एसिड से, तब क्या होता है, तब भी सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड किसकी फॉर्म में बनती है, गैसियस फॉर्म में रिलीज होती है। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वहां पे गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये यहां पर आ जाओ वापस, यही उस पकौड़े को ज्यादा क्रिस्पी करने में हेल्प कर रही है। क्यों? क्योंकि ये तो था भाई अपना नॉर्मल पकौड़ा। पकौड़ा जितना ज्यादा उसकी सरफेस होगी, क्योंकि भाई क्रिस्पी जो होता है अंदर से नहीं होता पकौड़ा, जो उसकी सरफेस होती है उसकी वजह से क्रिस्पी होता है। तो होता क्या है, अगर आपने बैटर बनाया, बेसन घोला और बेसन में थोड़ा सा मिला दिया आपने खाने वाला सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको कहते हैं, तो होगा क्या कि जब वो पकौड़ा गर्म होगा, ठीक है, जब वो तला जाएगा तो उसकी सरफेस से यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और उसकी सरफेस थोड़ा सा इस टाइप से टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। मतलब जहां पे पहले एक स्ट्रेट लाइन थी वहां पे ऐसे तिरछी मिर्ची लाइन हो गई, ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया जो है उसकी सरफेस का बढ़ गया, और जितनी ज़्यादा सरफेस उतना ज़्यादा क्रिस्प और क्रिस्पी पकौड़े आपको मिलेंगे अगर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वहाँ पर डालोगे तो। अच्छा, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और भी जगह यूज़ होता है कई बार। वैसे तो यीस्ट यूज़ करते हैं लोग, खमीरा, लेकिन कई बार अगर आपके पास खमीरा नहीं होता है तो आप डो के अंदर, ठीक है, जो डो होता है ना, पिज़्ज़ा के लिए आटा वगैरह गूंथते हैं, तंदूरी रोटियों के लिए आटा वगैरह गूंथते हैं, तो उसमें भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डाल सकते हैं, खाने वाला सोडा जिसे बोलते हैं। तो होता क्या है भाई कि जब ये खाने वाला सोडा रखा जाता है और थोड़ा बहुत उसमें एसिड भी डालते हैं, राइट, तो क्या होता है कि वो एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है धीरे धीरे करके और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर छोड़ता है उस डो के अंदर। तो डो शुरुआत में इतना सा था, होता क्या है इसके अंदर पूरे में NaCO3 और थोड़ा सा खटाई या एसिड, टार्टरिक एसिड डालते हैं, वैसे तो वो भी डालते हैं, बेकिंग वगैरह में भी ये यूज़ करते हैं, यही सेम फिनोमिनन। तो जो इतना अंदर इसके वो है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह से रिलीज करेगा और ये डो थोड़ी देर बाद फूलकर इतना बड़ा हो जाएगा। और जब इसको और गर्म करेंगे तो पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल जाती है और डो बहुत ही फ्लफी टाइप का बन जाता है। यही सेम चीज़ आपके केक्स वगैरह बनाने में भी यूज़ होती है, ठीक है। तो केक्स वगैरह बनाने में क्या होता है भाई, आपने सुना होगा कि बेकिंग पाउडर ये जो होता है ना मेटल बाइकार्बोनेट, आई मीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जब गर्म होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर होता है मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस सम एसिड, ठीक है। तो होता क्या है भाई कि बेकिंग सोडा होगा सूखा और एक एसिड होगा जो बिल्कुल सूखा पाउडर्ड फॉर्म में होगा, और यहाँ पर मॉइस्चर ना हो इसके लिए थोड़ा सा एक ड्राइंग एजेंट डाल देते हैं, कई बार अरारोट वगैरह डाल देते हैं, कॉर्न स्टार्च वगैरह डाल देते हैं। तो स्टार्च क्या होता है, इसके मतलब इन दोनों चीज़ों को मिलने नहीं देता, क्योंकि ये तभी रिएक्ट करेंगी जब ये लिक्विड स्टेट में आ जाएंगी, तो ये मिलने नहीं देता उनको स्टार्च। अब होता क्या है भाई, आपने मिलाया, पानी वगैरह मिलाया, तो होगा क्या कि भाई मेन जो काम है बेकिंग सोडा और एसिड का है,
स्टार्च तो बस वहाँ पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। तो होगा क्या कि जैसे ही इनमें पानी मिला, ठीक है, डो वहाँ पर राइज होना चालू हो गया, बड़ा होना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो रिएक्शन है मेटल बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती ही निकलती है और जो डो को फ्लफी बना देती है, हमारा जो पिज़्ज़ा खाते हैं उसको फ्लफी बना देती है। तो ये है कमाल बाइकार्बोनेट का। बढ़िया जी। अब एनसीईआरटी में जो एक और रिएक्शन दिया हुआ है वो है भाई इस वाले कार्बोनेट के साथ में, क्योंकि एनसीईआरटी में कहा हुआ है कि भाई तुम एक बीकर लो और इस बीकर में पहले सोडियम कार्बोनेट डालो और फिर थोड़ा सा HCl की बूंदें डालो, तो तुम देखोगे वहाँ पर एफरवेसेंस हो रही है। और ऐसे ही आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट लो और उसमें भी सेम प्रोसेस करो, तो वहाँ पर भी एफरवेसेंस हो रही होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों जगह रिलीज होती है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा जी, तो ये होता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के केस में। एक और जो चीज़ दी हुई है वो ये है कि भाई यहाँ से जो गैस निकलती है, इस गैस को आप पास कराओ, ठीक है, इस गैस को पास कराओ कहाँ पर? जहाँ पर कि आपके पास स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? पिछले वाले लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसे कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम बहुत क्विकली H2O के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम। और यही स्लेक्ड लाइम क्या होता है? हमारे घरों पर वाइट वॉश के लिए पहले जो ट्रेडिशनल होती थी उसमें तो यही यूज होता था। अच्छा, तो आपने इसको उठाना है और इससे जो यहां से गैस निकल रही थी ना, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के एसिड के साथ रिएक्शन में, उस गैस को यहां पर इसके साथ में पास कराना है। तो वो जो गैस कौन सी थी? वो थी कार्बन डाइऑक्साइड। तो होता क्या है भाई, जब ये रिएक्शन करवाओगे आप तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, या फिर स्लेक्ट लाइम जो होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के पास कराने पे, मतलब अगर आप ब्लो भी कर दोगे, फूंक में मार दोगे ना इसके सॉल्यूशन में, तो वो मिल्की हो जाता है, प्रेसिपिटेट वहां पर बनने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा नीचे बैठने लगता है। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 यहां पर बनेगा। ओके। और वैसे वाटर भी रिलीज होता है, अगर आप पूरा इक्वेशन लिखना चाहते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये धीरे धीरे करके नीचे बैठने लगता है। ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस देखनी होती है वहां पर ये रिएक्शन जरूर यूज करते हैं। थोड़ा सा फ्रेशली आप कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ और वहां पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, उस फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि हम आसपास जो सांस लेते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, थोड़ी देर बाद तो ये मिल्की हो ही जाता है। पर शुरुआत में ये थोड़ा सा गंदा टाइप का होता है, मतलब थोड़ा डर्टी येलोइश कलर का होता है। वैसे तो वाइट होना चाहिए बट थोड़ा बहुत येलोइश कलर हमेशा होता ही है इसका। तो वो येलोइश कलर थोड़ी देर बाद अपने आप मिल्की हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें फूंक मारो, ठीक है, तो क्योंकि आप एक्सेल करते हो, एक्सेल जब करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी जो एक्सेल करने वाली जो एयर है उसके अंदर, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करेगी और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो ये डर्टी टाइप के, गंदले टाइप के, थोड़ा सा वाइट से प्रेसिपिटेट जो होते हैं पार्टिकल, वो नीचे बैठने लग जाते हैं। अब अगर कैल्शियम कार्बोनेट वहां पर है और सॉल्यूशन के अंदर है, वाटर पास में है, और आप कार्बन डाइऑक्साइड देते ही जा रहे हो, तो ये जो पहले सॉलिड थे ना वो मतलब डिसअपियर हो जाते हैं। ये जो सॉलिड प्रेसिपिटेट बना हुआ था ये डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बन जाता है CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये जो सब्सटेंस है ये इसकी तरह पानी में इनसॉल्युबल नहीं होता, वाटर के अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। तो जब पानी के अंदर जो चीज़ घुल जाती है तो वो सॉलिड प्रेसिपिटेट थोड़ी बनाएगी, राइट। तो ये रिएक्शन है कि जब भाई आप कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर पहले बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन के साथ, अब आपने उसके अंदर उस
सॉल्यूशन के अंदर फूंक मारे जा रहे हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड पास होने दे रहे हो, यहाँ से निकली थी ना कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पास कराए जा रहे हो, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये वाला रिएक्शन हो जाता है कि वो जो प्रेसिपिटेट निकले थे, वो जो सॉलिड पार्टिकल दिख रहे थे आपको कैल्शियम कार्बोनेट के, वो सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं। ओके, और कैल्शियम कार्बोनेट यार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे एग्स होते हैं ना, तो उसका एग शेल भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। मार्बल जो होता है, मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। तो पूरा का पूरा जो अपना ताजमहल है वो तो कैल्शियम कार्बोनेट ही है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि ताजमहल क्या था, पहले आगरा के पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी जो कि खूब सारा पोल्यूशन करती थी, पर हमारी गवर्नमेंट ने उन सारी इंडस्ट्रीज को वहाँ से हटा दिया। काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, पर जो ताजमहल का ये कैल्शियम कार्बोनेट था वो एसिड के साथ रिएक्शन करके पीला पड़े जा रहा था, अब वो वैसा ज़्यादा नहीं हो रहा है। अच्छा, तो कैल्शियम कार्बोनेट एग शेल में भी होता है, एग शेल जो होता है ऑलमोस्ट उसी का बना होता है। मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और जो सीपिया वगैरह, ऑयस्टर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनके जो शेल्स होते हैं, सी शेल्स, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। इनफैक्ट जब हम लोगों को कैल्शियम की कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर कैल्शियम कार्बोनेट की टैबलेट लिखते हैं, और अगर आप उस कैल्शियम कार्बोनेट की टैबलेट को पीछे से पढ़ के देखो तो उस पर लिखा होगा कि क्रश्ड सी शेल्स से बनी हुई है वो कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट। इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये तो था भाई कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखते हैं कि एसिड्स और बेसिस आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। तो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है उसको मैं उठा के देख रहा हूँ यहाँ पर। एनसीईआरटी में आपको ये टॉपिक जो है एक एक्टिविटी की फॉर्म में बताया हुआ है। यहाँ पे आपने इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर थोड़ा सा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अब तक तो हम समझ ही गए हैं कि ये एक बेस होता है, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपको थोड़ा सा मिलाना है फिनोफ्थैलिन। तो जब आप फिनोफ्थैलिन मिलाओगे ना भाई, तो क्योंकि फिनोफ्थैलिन बेस के सॉल्यूशन में है तो वो पिंक सा कलर यहां पर शो करेगा। ठीक है जी। अब एक्टिविटी में आगे कहा है कि इसी के अंदर, इस बेस के अंदर या बेस सॉल्यूशन के अंदर आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड धीरे धीरे करके मिलाते जाओ, और देखो कि कलर चेंज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पे इस कलर का। आप ऑब्जर्व करोगे कि धीरे धीरे करके ये जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, पिंक कलर उसका नहीं रहता है, और नॉर्मल जो सॉल्यूशन होता है कलरलेस वाटर टाइप का, वो यहां पर आपको मिलता है या देखने को मिलता है। अब भाई यहां पर ऐसा क्यों हुआ या क्या हुआ यहां पर कि जब आपने इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में, और एक और चीज़ याद रखना कि ये जो भी रिएक्शन हुआ ना बेस का एसिड के साथ, ये हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन में करवाना। डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी बेस और एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो एक्सप्लोजन हो सकता है, धमाकेदार रिएक्शन होता है, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड ना लेके उसका इफेक्ट ही कम कर देते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो अगेन जैसे पहले हो रहा था मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में, कि भाई मेटल जो था नॉन मेटल को पकड़ के एक सॉल्ट बना लेता था, यहाँ पर भी वही होगा। तो मेटल और नॉन मेटल, मेटल कौन सा है सोडियम, नॉन मेटल है क्लोरीन, तो ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। सही है, और साथ साथ यहां पे वाटर भी बनेगा। तो इस रिएक्शन में जब एक बेस का एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो बना एक सॉल्ट, यहां पर तो इनफैक्ट खाने वाला जो कॉमन टेबल सॉल्ट होता है वो बना, और बना वाटर। यही है जनरल स्कीम। जब एक बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और ये रिएक्शन इतना कॉमन है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन का एक पूरा टाइप ही बना दिया। इसे कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कुछ कुछ बुक्स में
Z की जगह S भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। सो ये है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन भी है ये कि भाई व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसके बाद में आपको 2 एग्जाम्पल्स भी पूछे हुए हैं यहाँ पर। तो आप लिखोगे यार कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which an acid react with a base to form salt and water। सिंपल है। और आगे 2 अगर आपको एग्जाम्पल लिखने हैं तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप एक तो ये वाला पेल देना, ठीक है जी, कि NaOH HCl के साथ रिएक्शन करवाता है। और आप हज़ारों एग्जाम्पल ले सकते हो यार इसके। कैसे? आप लो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो हो गए भाई बेस हाइड्रोक्साइड, जहाँ पर भी OH दिखेगा बेस आप समझ ही जाते हैं। और आप लो HCl ले लो, यहाँ पर आप लो H2SO4 ले लो, इजी इजी चलेंगे और रिएक्शन जो है बैलेंस करके लिखेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको एग्जांपल्स देने हो वहाँ पर वैसे तो नॉर्मली लिख सकते हो, बट कोशिश करो कि बैलेंस करो इक्वेशंस को, आपको आदत पड़ेगी। और ये बहुत अच्छी आदत है केमिस्ट्री में, जहाँ पर भी आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं वहाँ पर। तो ये KOH पोटेशियम मेटल नॉन मेटल बना लेगा भाई। तो मेटल नॉन मेटल मिलके सॉल्ट बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि मेटल नॉन मेटल ही बनाए, कैटायन और एनायन होने चाहिए, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ रहा है कि भाई KOH आपको पता है वाटर सॉल्यूशन में होता है, तो K प्लस OH माइनस बनाता है ये। HCl क्या बनाता है? H प्लस Cl माइनस, तो वहां से Cl माइनस एनायन हो गया, यहां से K प्लस कैटायन हो गया। तो ये देखो KCl यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड का जो सॉल्ट है वो बनेगा और ये पानी के अंदर घुल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ नया बना है। और दूसरा ये वाला जो OH है इस वाले H के साथ मिलके वाटर बना देगा, सिंपल, काम खत्म। यहां पर देख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब 2 हाइड्रोक्साइड है इसके पास और इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं, तो ये क्या बनाएंगे भाई? 2 H2O बनाएंगे यहां पर। और मेटल और ये एनायन, तो कैटायन और एनायन, यहां पर मेटल नॉन मेटल नहीं है, तो कैटायन कौन सा है? कैल्शियम। एनायन कौन सा है? सल्फेट SO4 माइनस। अब कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की भी वैलेंसी 2 होती है, तो कैल्शियम सल्फेट यहां पर बनेगा। तो ये एग्जाम्पल वहां पर आप दे सकते हो। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग क्लास में ही कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर वो क्वेश्चन आता जा रहा है मैं समझाता जा रहा हूँ, आपको आंसर्स लिखवाता जा रहा हूँ साथ साथ। कई जगह अगर आंसर नहीं भी लिखवा रहा तो आपको इतना डिफाइन करवा देंगे कि आप खुद उसका आंसर लिख सकते हो। एनसीईआरटी तो आपकी इन्हीं लेक्चर्स में ही कंप्लीट करवा देंगे। अच्छा जी, तो ये है। अब यार एक आई थिंक तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यार। एक तो एनसीईआरटी में आपको एक तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई जो मिल्कमैन है वो दूध वाला जो है, वो दूध वाला क्या करता है, जो आपका दूध होता है ना उसमें थोड़ा सा सोडा मिला देता है। तो दूध निकालेंगे वहाँ से गाय से या भैंस से, जैसे वो निकालते हैं, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा दूध उनके अंदर बेकिंग सोडा मिला देते हैं NaHCO3। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं वो? तो भाई जो दूध होता है, मिल्क जो होता है, वो जब फटता है, जब उसकी कर्ड बनती है, तो उसका pH घट जाता है, क्योंकि मिल्क तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर उसको अगर वो कर्ड बन रहा है या दूध फट रहा है तो थोड़ा सा बहुत एसिडिक हो जाता है वो। तो उस केस में क्या होता है कि अगर इस रिएक्शन को
जिसमें कि एसिड बन रहा है। कर्ड खट्टी होती है, सावर होती है, एसिडिक होती है, राइट। और जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में बहुत जल्दी ज़्यादा ग्रो करता है। और दूसरी एक और बात है, जो मिल्क का सेटल होने का रिएक्शन है, जो दूध का बैठने का या पनीर बनाने का जो रिएक्शन है, दूध के फटने का जो रिएक्शन है, वो एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक एनवायरनमेंट में तेज हो जाता है। तो पता है ना कि जब मम्मी पनीर वगैरह बनाना होता है घर पे दूध से, तो क्या करते हैं, वो दूध में थोड़ा सा नींबू या सिरका डाल देते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही उसके अंदर एसिड गया, वो एसिड ब्रेक करा देगा मिल्क को, और मिल्क का वे यानी कि छाछ अलग हो जाती है। उसका जो कर्डी पार्ट है, क्या कहते हैं, जो पनीर बनाने वाला पार्ट है, वो अलग हो जाता है। तो चाहे मिल्क से कर्ड बने या फिर मिल्क जो है वो सावर हो जाए, सावर मिल्क का मतलब ही होता है यार कि दूध फटा हुआ थोड़ा, तो इस केस में भी क्या होता है, एसिड हेल्प करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट हेल्प करता है दूध के फटने में। तो अगर मिल्कमैन शुरुआत से ही उसके अंदर थोड़ा सा NaHCO3 मिला दे तो होगा क्या, अगर वहां पर थोड़ा बहुत एसिड डल भी जाता है तो भी दूध फटता नहीं है, और दूध के स्पॉइल होने के चांस कम हो जाते हैं, उसका प्रिजर्वेशन हो जाता है। तो आप आंसर में सिंपली लिख सकते हो, टू प्रिजर्व मिल्क by providing slightly, बहुत ज़्यादा नहीं, slightly basic environment। तो वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा भाई कि सॉरी फुल स्टॉप लगेगा, कि मिल्कमैन, वाई डज मिल्कमैन ऐड बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। तो आंसर आप दे देंगे, टू प्रिजर्व मिल्क बाय प्रोवाइडिंग स्लाइटली बेसिक एनवायरनमेंट। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एसिडिक एनवायरनमेंट में मिल्क स्पॉइल बहुत जल्दी हो जाता है। ओके, तो थोड़ा सा उसे शुरुआत में ही अगर बेसिक कर दो तो क्या होगा, वहां पर ये जो बेस है NaCO3 का, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और सॉल्ट और वाटर बना देगा। सही है जी। तो दूध के एसिड के कारण फटने के चांस कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। अच्छा, अब एक और जो मुझे याद आ रहा है, एक एक्टिविटी है, आई थिंक NCERT में ही लास्ट में दी हुई है। उस एक्टिविटी में क्या है, आपको ना एक बॉटल लेनी है। केमिस्ट्री लैब में इस टाइप की बॉटल्स होती हैं जिनके अंदर, जिनके ऊपर की प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, इनको वॉश बॉटल बोलते हैं, और इनके ऊपर ऐसे पाइप्स लगे होते हैं। तो होता क्या है भाई कि इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया है कि आप एक काम करो, थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड लो, डाइल्यूट एसिड। तो यहां पर आप ले लो डाइल्यूट HCl, और इसको नीचे नहीं डालो, इसको ऐसे लटका दो किसी धागे की या स्ट्रिंग की हेल्प से। ये है स्ट्रिंग, तो इसकी हेल्प से इसको ऐसे लटका दो कि ये उसके अंदर सस्पेंडेड रहे, पूरा गिरे ना। और यहां पर जो सॉल्यूशन है वो डाल दो आप NaHCO3 का सॉल्यूशन। अब देख रहे हो ये रिएक्शन कहां पे जाने वाला है। तो होगा क्या, थोड़ी सी आप कहीं पे आग लगाओ या फिर एक छोटा सा पेपर जलाओ, और जब आप इस बॉटल को शेक करोगे तो इसका एसिड निकल के इसमें गिर जाएगा, और जब ऐसा होगा तो वहां पे एफरवेसेंस होगी, और ये HCl एसिड एक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा NaCl, वाटर, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। और जैसा हम लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, फायर को एक्सटिंग्विश करती है, बुझाती है, उसे जलने नहीं देती है। ऑक्सीजन फायर को जलाती है और कार्बन डाइऑक्साइड फायर को बुझाती है। तो ये आपका होममेड तो नहीं क्योंकि लैब में कर रहे हो आप एक्सपेरिमेंट, तो ये आपका लैब मेड
फायर एक्सटिंग्विशर बन जाता है। ओके जी। अच्छा, अब एक और छोटा सा टॉपिक है कि मेटल ऑक्साइड और मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एक बार बोर्ड रब करते हैं और उस छोटे से टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं विद एसिड्स। तो भाई अगर आपको याद है तो पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कॉपर होता है, अगर इस कॉपर के पाउडर को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये बना लेता है भाई कॉपर ऑक्साइड। कई बार इसे कॉपर 2 ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉपर की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है, तो एक कॉपर और एक ऑक्सीजन लिया है यहाँ पर। अच्छा तो इसके बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वाला मेटलिक ऑक्साइड एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इसी को लेकर एक बार चलते हैं। तो आपको क्या करना है, ये वाला कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है, इसको उठाना है और इसका रिएक्शन करवाना है, कॉपर ऑक्साइड का आपको रिएक्शन करवाना है HCl के साथ। तो जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एक्वस है ये, गैस नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस नहीं है ये, और इसके अंदर थोड़ा सा जब आप सॉलिड पाउडर डालते हैं ना ये, तो शुरुआत में तो अगर इस कॉनिकल फ्लास्क में HCl रखा हुआ है तो शुरुआत में तो भाई कोई कलर नहीं होगा, पर धीरे धीरे करके यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो HCl लिया था आपने, ठीक है, जो कि शुरुआत में कलरलेस था, वो धीरे धीरे करके यहाँ पर कलर चेंज करके ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश टोन में आ जाता है। तो होता क्या है भाई यहाँ पर कि ये जो Cu है ना, कॉपर मेटल है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना लेता है, और यही सॉल्ट जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो उसका जो कलर है वो ग्रीन कर देता है, और यहाँ पर बनता है ना वाटर H2O। और अगर इसको बैलेंस्ड करके लिखें तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा आपको। अब देखो, पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो बनाता है सॉल्ट और वाटर। यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर बन रहा है जब एक मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ। तब इस बेसिस पर आप सिंपली ये कह सकते हैं कि भाई मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और अगर किसी मेटलिक ऑक्साइड को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो वो बेस बनाएगा, ऐसे चांसेस ज़्यादातर होते हैं। जैसे कि आपने एक्चुअली मैं ये जनरल इक्वेशन लिख देता हूं यहाँ पर, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो ये तो जनरल स्कीम है, ये रिएक्शन जनरली ऑब्जर्व करते हैं। हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं है। और अगर मेटलिक ऑक्साइड को, तो यहां पे लिख देता हूं मेटलिक ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अ बेस, ज्यादातर ये रिएक्शन भी देखने को मिलता है। एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, मेटलिक ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अगर आपके पास है भाई Na2O सोडियम ऑक्साइड और इसे वाटर में डिसॉल्व करते हो तो भाई बहुत ही वायलेंट, बहुत ही भयानक टाइप का बड़ा से रिएक्शन होता है, एक्सप्लोजन टाइप का, और वहां पर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, एक मेटलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एक बेस बना रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर HCl का जो सॉल्यूशन होगा वो वाटर के साथ है। जब ये उसके अंदर गया, CuO उसके अंदर गया, क्योंकि ये मेटलिक ऑक्साइड है तो ये एक बेस बनाएगा, और बेस एसिड के साथ मिलके क्या होगा, न्यूट्रलाइज करेगा उसे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर शो होता है। अब मैंने बार बार कहा है कि ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर चांसेस में ऐसा होता है। अब मैं बार बार ज़्यादातर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के जो कि एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब है कि ना ये
एसिडिक है बहुत ज़्यादा, ना ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है। टेंडेंसी है कि ये बेस भी बना सकता है, आई मीन एसिड भी बना सकता है। तो ये जिंक जो आपने वहाँ पर देखा था जब रिएक्शन हो रहा था मेटल का बेसिस के साथ, तो जिंक वहाँ पर भी दिखा था आपको, तो जिंक यहाँ पर भी दिखा है। ये तो एक्सेप्शन वाली बात हो रही है बार बार, राइट। तो जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। होता है ऐसा इसलिए है बिकॉज आई मीन जो दो पिछला वाला जो रिएक्शन बताया था वो इसीलिए भी होता है क्योंकि जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। मतलब अगर आप पिछले वाला रिएक्शन जो कि आपको याद है या नहीं है, एक बार लिख देते हैं कि जिंक जब रिएक्ट कर रहा था बेस के साथ NaOH के साथ, तो ये सोडियम जिंकेट बना रहा था Na2ZnO2, राइट। तो ये रिएक्शन इसलिए भी हो रहा था क्योंकि जिंक के जो ऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। जिंक बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक चीज़ें नहीं दे रहा है, वो एम्फोटेरिक ऑलमोस्ट न्यूट्रल के रेंज में वो ऑक्साइड अपना बना रहा है, इसलिए ये रिएक्शन होता है। पर रिमेंबर, मेटेलिक ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ज़्यादातर केसेस में बेस फॉर्म होता है, बेस बनता है। अब ऐसे रिएक्शन ना आपको आते रहते हैं बार 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 बार। जैसे कि आपको एग्जाम में अगर पूछ लिया कि भाई पोटेशियम ऑक्साइड है K2O, उसे वाटर में डाला और एक वायलेंट रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन को आप इक्वेशन की फॉर्म में वहां पर बताओ। तो आप सिंपली बोल दोगे भाई कि K2O जो है वो वाटर के साथ मिलकर एक बेस बना रहा है KOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसी के अंदर क्या हो रहा है भाई कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये तो भूल ही गए थे। और ये हाइड्रोजन गैस इतनी तेज निकलती है कि आग पकड़ लेती है तुरंत। जब ये आग पकड़ लेती है तुरंत, इतना वायलेंट ये रिएक्शन होता है। इसी कारण से, इसी रीजन की वजह से ज़्यादातर केसेस में ऐसे रिएक्शन आपको लेबोरेटरी में नहीं देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई नॉन मेटलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तब कौन सा होता है। नॉन मेटल, जैसे कि जो दो मुझे याद आ रहे हैं नॉन मेटल, एक तो है सल्फर, एक ले लेते हैं कार्बन। इन दोनों के ऑक्साइड देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले तो इनका यार वाटर के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। अब एक चीज़ याद रखना कि ये जो रिएक्शन मैं बता रहा हूँ ना, ये वाटर के साथ रिएक्शन, ये सब आई थिंक एनसीईआरटी में कवर नहीं किया है, बट क्योंकि ये फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स है, तो अगर आप एक स्टेप आगे चलोगे तो बोर्ड का एग्जाम बहुत ईजी हो जाएगा यार आपके लिए। तो जितना भी मिल रहा है ज्ञान बटोर लेते हैं। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड H2O के साथ मिलती है तो ये H2SO3 ये बनाती है, एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है तो H2CO3 बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिक एसिड कहते हैं भाई इसे। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर यही H2CO3, थोड़ा सा जो सावर टेस्ट है, जो थोड़ा सा खट्टा टेस्ट है, वो काफ़ी हद तक इसकी वजह से, H2CO3 की वजह से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छी तरह घुल जाती है लिक्विड वाटर के अंदर। एक और चीज़ याद रखना कि जब हम बात करते हैं इनहेल एक्सहेल करने की या रेस्पिरेशन की, तो ऑक्सीजन तो जाती है हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स के ऊपर सवार होकर, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो वाटर में ही घुल जाती है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो उसी के अंदर घुल के वापस आ जाती है हमारे लंग्स के थ्रू या फिर लंग्स तक। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छी तरह पानी के अंदर घुल जाती है, और इसकी यही प्रॉपर्टी हमारे ब्लड के लिए भी फ़ायदेमंद है, और साथ साथ जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। ओके, तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो भाई कि जो मेटल ऑक्साइड हैं वो एसिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि एसिडिक नेचर के हैं। अब ये एसिडिक नेचर के हैं, तो अगर इसका किसी बेस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन। ये वाला एक हमने देख लिया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक है नेचर में, इसका रिएक्शन हमने करवाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो कि बेसिक है नेचर में, तब क्या हुआ था, तब बन रहा था वहां पर एक सॉल्ट
कैल्शियम कार्बोनेट और वहां पर बन रहा था वाटर। तो वंस अगेन जब यहां पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिखना था, भूल गए। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन से क्या पता चलता है भाई कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो याद रखेंगे आप हमेशा, मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के हैं और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा एसिडिक नेचर के होते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और लेक्चर के नोट्स और डेली प्रैक्टिस पेपर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप टेस्ट प्रेप ऐप पर जाकर ज़रूर डाउनलोड कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी तो हम लोग यहाँ पर कवर कर ही रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं, पर जो भी एडिशनल क्वेश्चन हैं जो चांसेस हैं कि आपके एग्जाम्स में अटक सकते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो जाके उनको डाउनलोड कीजिए और अपने प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए। सो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।